अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 का लेक्चर है, तो इसको हमारे साथ बनिए रहेगा इस लेक्चर के लिए, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के ऊपर बात करेंगे भैया। तो लाइट को समझेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर्स अपने प्रीवियस अपलोड कर लिए हैं, तो अब हम आज बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके ऊपर हमने चर्चा करने वाले हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये समझिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना, लाइट का रिफ्रैक्ट कर जाना, ठीक है? कैसे रिफ्रैक्ट करती है, जरा पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड कर देना व्हेन इट passes from one medium, from one medium to another medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाए और बेंड हो जाए। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए या पास करें फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये लाजमी नहीं एक मीडियम से दूसरे में, जो दोनों मीडियम है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या है? ऑप्टिकल, नजर भी आ रहा है? डेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखें, लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड करती है। तो इसको डेमोस्ट्रेट भी हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी, ठीक है? तो अगर हम ऐसा ले लें, लेज़र लाइट लें और पानी लें, पानी को गर्म करें और पानी के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर लेज़र लाइट को, अगर शीशे का बीकर है, आप ऊपर से लाइट देंगे तो लाइट बेंड होती हुई दिखाई देगी, ठीक है? तो बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहाँ आपको दिखाई देगी। वहाँ पे लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है, कैसे बेंड करती है, इसके ऊपर। तो ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर बात करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम की ज़्यादा होगी वहाँ लाइट स्लो मतलब मूव करेगी, ठीक है? तो दो तरह के मीडियम हो सकते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम होता है। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की बात करेंगे। फिर ऑप्टिकली, सही लफ्ज यूज होगा। फिर ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये दो तरह के मीडियम हो सकते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम वो होगा जिसमें लाइट स्लोली ट्रेवल करें, लाइट स्लोली ट्रेवल करें, स्लोली ट्रेवल करें, ट्रेवल तो करेगी लेकिन स्लोली करेगी। जैसे वाटर है, एयर के मुकाबले में वाटर में स्लोली ट्रेवल करती है, ग्लास के अंदर स्लोली ट्रेवल करती है। तो ग्लास क्या है? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर मीडियम कौन सा होगा? यहाँ पे लाइट जो है फास्टर ट्रेवल करें, फास्टली या फास्टर ट्रेवल करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल रेयर मीडियम है। ऑप्टिकल रेयर मीडियम, यहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान। अब कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंस है या ऑप्टिकली रेयर है, कि वो मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है और कितना ऑप्टिकली रेयर है, तो इस चीज़ को हम मेजर करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते हैं। तो जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिहाज से जब हम स्टडी करेंगे तो हमें उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी या ऑप्टिकल कितना ऑप्टिकल डेंस है या ऑप्टिकल रेयर है, ये चीज़ वहाँ से हमें पता लगती है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम अब यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे। तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये बेसिकली रेशो होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यू का साइन जो होता है ये म्यू का साइन है, ठीक है? म्यू या एन, ज्यादातर आपके बुक में एन से किया हुआ है तो हम एन से करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है। ये बेसिकली रेशो होती है दो मीडियम्स की स्पीड ऑफ लाइट, दो मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट की रेशो होती है, ठीक है? दो मीडियम्स के दरमियान। तो एन इक्वल टू, आपने बुक में लिखा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम, कोई भी मीडियम है उसमें, डेड मीडियम मतलब जिस मीडियम के ऊपर, तो ये इन दोनों की रेशो होती है। इट इज रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एनी मीडियम। तो किसी भी मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में जो रेशो होती है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यार बेसिकली अगर कहा जाए ना, ये गलत नहीं होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरिजन रेशियो, कंपैरिजन फैक्टर है, यानी कि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है उसका किसी मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड रहेगी, इन दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड रहेगी उसका कंपैरिजन हम कि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है उसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? देखिए देखिए कैसे, अगर आपको पता है फॉर एग्जांपल जो लाइट की जो वो है स्पीड है गिलास के अंदर, वो मान लें इस तरह है कुछ, स्पीड ऑफ लाइट को तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को सी से, और कोई मीडियम है उसके अंदर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी मीडियम के अंदर जो स्पीड होगी उसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी आवर वी होगा, सी आवर वी। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। व्हाट इज वी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या इस तरफ चीज हमें पता कर दिए तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास की क्या है। अगर हमें गिलास की देखनी है, गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखनी है, तो गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो हमें क्या बता रही होती है, हम जरा इस चीज को समझते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ आएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असल जो फील है, असल वो फील क्या है, वो चीज हमें पता चल जाएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। यार ये चीज हमें समझ आ जाएगी, मेन मतलब क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है जो कि 1.5 होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखें, ये एमसीक्यूज आ सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कोई यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रेशो है, दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की रेशो है, तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। बात समझ रहे? तो यहां से v यहां पे लाएं तो v इक्वल टू सी ओवर एन होगा। n की वैल्यू 1.5 है। अब ये जो v आएगा वो क्या आएगा? c ओवर 1.5। ये जो इक्वेशन मैंने की है ये क्या दर्शा रही है, क्या बता रही है ये आपको? ये इक्वेशन आपको ये दर्शा रही है, ये बता रही है कि जो लाइट की स्पीड है वो गिलास के अंदर जाके 1.5 टाइम कम हो जाएगी। 1.5 टाइम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि गिलास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो 1.5 गुना कम होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के मुकाबले में, या एयर के मुकाबले में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो गिलास के अंदर जा करके 1.5 टाइम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका ये मतलब है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में हुई क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में ये हुई कि किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी तो वहां उस मीडियम में उस लाइट की, यानी कि लाइट की स्पीड जो है एयर के मुकाबले में कितनी कम हो रही है, यही हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रही होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बता रही होती है? किसी भी लाइट के कोई भी लाइट है वो किसी भी मीडियम में जाती है, उस मीडियम में जाने के बाद उस लाइट की जो स्पीड है वो एयर के मुकाबले में या वैक्यूम के मुकाबले में कितनी कम रहती है, कितनी कम रहती है, यही चीज हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। अब ये 1.5 टाइम कम हो रही है गिलास के मुकाबले में, किसके अंदर? मतलब एयर के मुकाबले में गिलास के अंदर 1.5 टाइम कम हो रही है लाइट की स्पीड। तो यही हमें ये चीज बता रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या हुआ? एक कंपैरिजन फैक्टर हुआ जो हमें कंपैरिजन करके देता है किसी लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में जाकर के कितनी कम हो रही है, वही हमें बता रही होती है। ठीक हो गया। अब हम इस चीज को और डिटेल में समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऐसा रहे, चलो इस चीज को समझने के लिए मैं ये मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरह है कि अगर लाइट जो है वो किसी ऐसे मीडियम में ट्रेवल करती है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, अगर सेम ही मीडियम रहे, मीडियम सेम रहे, जैसे एयर टू एयर है, एयर के अंदर अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो वहां पे मीडियम एयर ही है, ठीक है, एयर ही है, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनकी सेम होगी। तो जो एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल टू क्या होता है? c डिवाइड बाई v होता है। तो यहाँ पे एयर है, अगर दूसरा मीडियम भी एयर है, एयर के अंदर मतलब यहां से ट्रेवल कर रही थी, ये भी एयर है और ये भी एयर है, दोनों एयर।
तो तब इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे सी जो है वो तो सी रहेगा, यहाँ पे वी रहेगा वो भी सी होगा, क्योंकि ये भी एयर है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी n इक्वल टू सी आवर सी, तो कट जाएंगी, n क्या आ जाएगा 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1 होती है, और यही होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे जो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एमसीक्यूज बन करके आ सकता है, जो स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा क्या होगी 1 होगी। तो बाकी तमाम मीडियम्स है, बाकी तमाम मीडियम वाटर है, गिलास है, जो भी है, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो ऑप्टिकल डेंस होते हैं। ऑप्टिकल रेयर तो यही है। तो इसको कहते हैं ऑप्टिकली क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, एब्सोल्यूट। इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम ये बात लिखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से ज्यादा होती है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम रहती है, उसके बाद इसके अलावा जितने बाकी मीडियम्स हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होती है। बात मेरी समझ आ रही है भैया? ठीक है, अब देखें, अब हम लाइट की बेंडिंग को देखेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने बात करी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हमने बात करी, अब हम बात करते हैं लाइट की बेंडिंग के ऊपर। लाइट कैसे कैसे बेंड होती है, तो हमारा मेन जो मकसद है, मेन मुद्दा है, वो भी यही है कि लाइट की बेंडिंग हमने देखनी है। लाइट जो बेंड होती है तो तभी तो इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमारा टॉपिक भी आज का रिफ्रैक्शन का है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट समझेंगे तो हमें रिफ्रैक्शन समझ आएगी। रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना लाजमी था। रिफ्रैक्शन तभी तक नहीं समझ आती है जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं समझ आता। इसलिए हमने पहले जो चर्चा किया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर किया। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, अब हम बात करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि रिफ्रैक्शन के ऊपर खुल के बात करेंगे अभी हम। ठीक है, आइए तो देखिएगा बेंडिंग ऑफ लाइट, इसके डिफरेंट केसेस बनते हैं, तो हम वन बाय वन सबको देखेंगे। तो अब है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट कैसे बेंड होती है। लाइट की बेंडिंग जो आमतौर पर है दो तरह देखी जा सकती है। जो मेन है उसके ऊपर जो आपकी किताबों में रहती है वो चीज़, वो क्या है कि लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये चीज़ हमें पता है। क्या है, लाइट अगर रेयर से डेंसर जाए, मान ले ये बाहर की जो है ये आपके पास क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने आगे जाके डिस्कस करना है, उसमें जाएंगे तो ये नॉर्मल क्या है, ये इंसिडेंट रे क्या है, ये चीज़ें हमें पहले भी डिस्कस की हुई। तो यहाँ पे अब हमने रिफ्लेक्शन में ये कुछ पढ़ना है कि ये जो लाइट है इसने बेंड करना है। तो यहाँ से आगे इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे आई, और यहाँ से आके टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ऐसा ही है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बात समझ आ रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। कब होगा, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी। ये अगर रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम की मतलब जो है आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 थी और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 थी, मान ले। तो जब लाइट जो है रेयर से डेंसर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये पहला है। दूसरा वो नियम क्या है, दूसरा तरीका क्या है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी, मान ले ये नीचे वाला क्या रखा है हमने, डेंसर रखा है, इससे किस में जा रही है, रेयर में। तो डेंसर से रेयर में जाती हुई रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ये अगर नॉर्मल है इससे अवे जाएगी। ये अगर रिफ्रैक्टिव रे है, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल होगा, और ये इंसिडेंट रे होगी और ये रिफ्रैक्टिव रे होगी। तो इंसिडेंट जब डेंसर से रेयर में जाएगी तब एंगल कौन सा बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट से, तब की केस में। तो अब आपको आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि ये लाइट जो है ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड क्यों करती है, यानी कि रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड करती है, या डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे क्यों मूव करती है। जी आपके जहन में आया होगा, यार इसको स्ट्रेट पाथ में घूमना जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ ही क्यों बेंड कर गई है ये, या नॉर्मल से अवे क्यों नहीं किए।
ये चीज़ जहन में आती है। ये चीज़ आपने अभी इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। ये आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स के ऊपर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ खुल के सामने आएगी कि नॉर्मल की तरफ ही बेंड क्यों करती है, इसका रीज़न वही मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर बात करना, ठीक है, बेमकसद होगा। तो हम अपने उस पर चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे समझ आएगी। तो ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड क्यों करती है, इसका रीज़न वही मिलेगा। तो अब दो केसेस है इसके। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइट बेंड ही नहीं करती है, लाइट बेंड नहीं करती है, नो बेंडिंग, मतलब वहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। कब के केस में, जब हमारे पास लाइट जो है वो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट जो लाइट है, इंसिडेंट रे है, वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाए। अगर नॉर्मल ये है तो रे भी इधर से ही आ रही है, इंसिडेंट रे भी इधर से आ रही है, तो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस जाएगी, तब तो कोई रिफ्लेक्शन होगी नहीं। जब परपेंडिकुलर लाइट हिट करेगी तो तब तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसके केस में, इस केस में कोई बेंडिंग नहीं होगी। दूसरी, अगर मीडियम सेम है तो तब भी बेंडिंग नहीं होगी। एक परपेंडिकुलरली हिट करें, ठीक है, नॉर्मल के साथ, तो तब आपके पास कोई बेंडिंग नहीं होगी। दूसरी, अगर मीडियम सेम रहे, या मान ली ये भी एयर है, ये भी एयर है, तब के केस में लाइट जैसी आई थी ऐसी जाएगी, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्शन के लिए ये मस्ट है कि उसके लिए मीडियम जो है वो दूसरा हो जाना चाहिए। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी तभी तो रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हमने ये बात कही है। तो अब हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट केस जिसके ऊपर आप लोगों से बात करनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे आके लेक्चर छोड़ के नहीं जाना, ठीक है, ऐसी बेवफाई ना करो यार। देखिए अब हमने कुछ मीडियम्स लेने। तो मान लें एक मीडियम है जिसमें लाइट आई, तो लाइट आके कुछ इस तरह मतलब बेंड कर गई है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड की है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। अब की केस में ये, अब हमारे पास एयर है, एयर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान ले n1 है, इस तरह कह सकते हैं ना। एयर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पे लाइट की स्पीड c रहेगी, यहाँ पे लाइट की स्पीड v रहेगी। अब यही है, मान ले फिर इसी तरह हमारे पास दूसरा मीडियम है, ये यहाँ पे गिलास कुछ था, कुछ यहाँ पे वाटर है। तो अब के केस में भी यहाँ पे भी लाइट आई, यहाँ से भी टुवर्ड नॉर्मल बेंड कर गई, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, ये पुरानी बातें हो गई, ठीक है। यहाँ वाटर है, अब यहाँ पे वैल्यू जो है सी है, तो यहाँ पे भी एयर है इसलिए सी रहेगी, यहाँ पे एयर है, ऊपर के मीडियम सेम है, नीचे यहाँ पे गिलास है। मान ले गिलास में स्पीड जो है v1 होगी, ये स्पीड गिलास में कुछ और होगी। यहाँ वाटर है, वो यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ और होगी, तो तब हमने यहाँ पे v2 किया पुट, यहाँ पे v1 पुट किया। यहाँ पे गिलास है तो गिलास में स्पीड मान ले v1 है, यहाँ पे वाटर है तो वाटर में स्पीड v2 होगी। वाटर की अपनी एक स्पीड होगी ना, वाटर में जाएगी तो उधर लाइट की कुछ और अपनी स्पीड होगी, गिलास में अपनी होगी, तो इसलिए इनकी दोनों की स्पीड डिफरेंट है, इसलिए एक को हमने v1 एक को v2 नाम दे दिया। तो यहाँ पे सी दोनों में रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे भी एयर है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट की स्पीड तो सेम रहेगी। तो इसी के करके तो मीडियम तो वही है, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देखना है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी इन दो मीडियम्स की, वो n1 अगर हमने निकालना है। इसके केस में इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यहाँ के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 नाम दे दिया, तो n1 होगी c डिवाइड बाई v1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो गिलास की मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, दोनों की डिफरेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई अगर स्पीड डिफरेंट है, वजह क्या है स्पीड डिफरेंट होने का, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो यहाँ पे स्पीड जो है n1 होगी, यहाँ पे ना जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से स्पीड अलग रहेगी, सीधी सी बात है। तो ये इक्वेशन 1 रहेगी। अब यहाँ पे स्पीड देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले तमाम उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पे क्या होगा, यहाँ पे c रहेगी वेलोसिटी, और इसकी जो वेलोसिटी है v2 रहेगी, ये इक्वेशन 2 नाम दे दिए। तो अब इन दोनों को डिवाइड करें, मैं कहता हूँ डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, यानी कि n2 डिवाइड बाई n1। बेसिकली यही भी तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आपके पास फार्मूला आपने सिर्फ आपके बुक में याद ये दिया हुआ है, c डिवाइड बाई v करके।
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हम और भी तरह के फार्मूले ड्राइव करेंगे, देखना। n2 डिवाइड बाय n1, इसको इससे डिवाइड किया, इस साइड को इस साइड को इस साइड के साथ डिवाइड करें, फिर इस साइड को इस साइड के साथ डिवाइड करें, इक्वल टू c डिवाइड बाई v2, डिवाइड का निशान c डिवाइड बाई v1। अब ये उल्टा आ जाएगा, तो n2 डिवाइड बाई n1 इक्वल टू c डिवाइड बाई v2, v1 डिवाइड बाई c से कट जाएगा, n2 डिवाइड बाई n1 इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2। यही भी तो होता है फार्मूला। अब इसको कुछ और तरीके से पढ़ेंगे। n2 डिवाइड बाई m1 को हम और स्टाइल में भी पढ़ सकते हैं। इसको क्या स्टाइल है इसको, इसका मतलब है n2 डिवाइड बाई n1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के लिहाज से क्या है, ये भी हम पता कर सकते हैं। यानी कि इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे किसके लिहाज से कितनी ज्यादा है या कितनी है, ये हम पता कर सकते हैं इस फार्मूले से। अब इस चीज को हम कुछ और अंदाज से भी लिख सकते हैं। अब यहां पे भी देखें तो हर एक मीडियम की उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड के साथ रेसिप्रोकल है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब मीडियम 2 है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो उसके साथ वेलोसिटी v2 आपस में डायरेक्ट नहीं है, इनवर्सली है। तो इस फार्मूले में भी इनवर्सली रहती है ना, इस फार्मूले में भी इन दोनों का रिलेशन इनवर्स रहता है। स्पीड नीचे रहती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर रहता है। जिस मीडियम को हम स्पीड लिखते हैं वो स्पीड इधर नीचे लिखते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर है और स्पीड इसकी ये है। इसी तरह इनका भी देखें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर है, इसका स्पीड इधर है। तो मतलब दोनों के साथ अभी भी रेसिप्रोकल है, अभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे भी यही चीज हो रही है। अब ये जो हमने लिखा है n2, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2 डिवाइड बाई n1 इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2। इसको क्या पढ़ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 डिवाइड बाई n1 विद रिस्पेक्ट टू n1। मतलब n1 क्या चीज है, इस गिलास की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक और स्टाइल से लिखेंगे n21 भी लिख सकते हैं, 1 पीछे 2 आगे, इक्वल टू किसके इक्वल है, ये n2 डिवाइड बाई n1 के इक्वल है। यार यही चीज दोनों पढ़ी एक ही तरह जा सकती है, लिखने का स्टाइल अलग है, पढ़ा एक ही तरह जा सकता है। तो यहां पे होगा v1 डिवाइड बाई v2। इसको कैसे पढ़ेंगे मैं यहां पे लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम या n2 जो कि n2 है विद रिस्पेक्ट टू n1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 के लिहाज से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेलोसिटीज है दोनों की, अगर गिलास की होती, अगर हमने गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिहाज से या वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिहाज से देखना होता, तो ये तो तब क्या होता, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तब के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NGNW, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास। ये होता हमारे पास NW डिवाइड बाई NG। NW क्या चीज है, NW है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के लिहाज से, तो तब के लिए यही फार्मूला यूज होता है। समझ आ रही है भैया। अब एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा वो क्या है। अब अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक और फार्मूला हमने पढ़ा है v इक्वल टू एफ लेमडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन आपने पढ़ा वो वेव के लिए होता है, वेव वेलोसिटी है, ये लेमडा वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन ए लाइट passes from one medium to another medium, then क्या उसकी वेलोसिटी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं होगी फ्रीक्वेंसी चेंज। वेलोसिटी ये एमसीक्यूज बन करके आ सकता है कि जब आपके पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं होगी। वेवलेंथ चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। बात समझे, ये स्पीड और वेवलेंथ जो है ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं कि लाइट किस मीडियम में से जा रही है। जिस मीडियम से जाएगी वहां उसकी वेवलेंथ अलग हो सकती है।
वाटर में से जा रही है तो वहां लाइट की वेवलेंथ कुछ और होगी, अगर वाटर में से जा रही है वहां लाइट की स्पीड कुछ और होगी, क्योंकि मीडियम जो चेंज हुआ है, एयर में रहेगी तो कुछ और वेवलेंथ होगी उसकी, लाइट की बात कर रहा हूँ, एयर में रहेगी तो तब कुछ और वेवलेंथ होगी। उसके बदले में अगर वो लाइट किधर जाती है, गिलास में या वाटर में जाती है, तब उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी यार। क्यों होगी? क्योंकि उसके जो जो वेवलेंथ है और स्पीड ऑफ लाइट है ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम डिपेंडेंट होते हैं, मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स पे डिपेंड करेगी, किस पे? सोर्स पे, कि लाइट कहां से आ रही है, बल्ब से आ रही है या फिर सूरज से आ रही है, कहीं से आ रही है, ये सोर्स डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है। आप ऐसा कंफ्यूजन ना रखें, क्यों सोर्स डिपेंडेंट होती है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी हम यही कहते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल पासिंग थ्रू अ यूनिट पॉइंट, किसी एक पॉइंट में से नंबर ऑफ साइकिल कितने पास कर रहे हैं, तो सोर्स से जितने साइकिल आ रहे थे उतने साइकिल तो पास करेंगे, तो उनके साइकिल या फ्रीक्वेंसी में तो कुछ फर्क तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि सोर्स डिपेंडेंट है, इसलिए इसके उसमें चेंज कोई नहीं आएगा। बात समझ गए? तो अब अगर ये चीज चेंज नहीं हो सकती है तो हम इस गिलास वाले मीडियम, जो यहाँ पे गिलास हमने बनाया था, ये गिलास था, तो तब इसके गिलास के केस में तो तब उसकी वेलोसिटी क्या थी? v1 थी, इसके केस में v2 है, तो यहाँ पे क्या होगी? v1 होगा हमारे पास f लेमडा 1, भाई f को f ही रखेंगे, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होती। फिर v2 के लिए क्या होगी? v2 होगी f लेमडा 2, v2 क्या हो जाएगा? v2 होगा f लेमडा 2, ये दो इक्वेशंस होगी, यानी कि v2 तो चेंज होगा ना, v2 चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी, लेमडा 2 हो जाएगा। तो अब हमने ये एक फार्मूला बना के रखा था, ये क्या था? 1 इंटू n2 इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 विच इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2 था। v1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? अभी तक आपने ये फार्मूला सीखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके इक्वल आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो है n2 डिवाइड बाई n1। एक ये चीज सीखी है, और यही चीज किसकी इक्वल होती है? v1 डिवाइड बाई v2 के, यही चीज आपने सीख रखी है। अब एक और चीज निकल के आएगी, अब v1 की जगह हम f लेमडा 1 पुट कर सकते हैं, v2 की जगह f लेमडा 2 पुट कर सकते हैं। 1 n2 इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 इक्वल टू क्या होगा? f लेमडा 1 डिवाइड बाई f लेमडा 2 कट जाएगा, 1 इंटू 2 n2 डिवाइड बाई n1। अभी तुम लोगों को बेकार लगेगा, मैं बाद में न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर, लेमडा 1 डिवाइड बाई लेमडा 2। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सही है। फ्रीक्वेंसी लेक्चर काफ़ी डिटेल में चल रहा है, बहुत डिटेल में चल, ये आपके सिलेबस में है ही, ठीक है, ऐसे ही पढ़ रहे हो यार, गलत हो रहा है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला निकल के आया, वो क्या है कि n2 डिवाइड बाई n1 जो है वो किसके इक्वल होता है? लेमडा 1 डिवाइड बाई लेमडा 2। ये फार्मूला भी निकल करके आया कि अगर आपको वेवलेंथ दे दें किसी एक मीडियम में, तो आप इस फार्मूले की मदद से दूसरे मीडियम में जाके लाइट की वेवलेंथ कितनी रहेगी ये आप इधर से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दें और एक मीडियम के अंदर स्पीड दे दें, तो आप दूसरे मीडियम के अंदर स्पीड निकाल सकते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा चार्ट सा, टाइम को नहीं लेता ज्यादा आप लोगों का। देखें एक मीडियम है, मान लें साइड भी करते हैं, आ जाए। एक मीडियम है जिसके अंदर गिलास है, कुछ भी है, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लें। तो मान ले वाटर है, वाटर के अंदर जो स्पीड है WV वो है 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो C है स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी होती है? वो तो आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वाटर के अंदर स्पीड है और ये गिलास के अंदर स्पीड है जो कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कोई एमसीक्यूज है, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल टाइप है। मैं पूछता हूं आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो आप बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ, तो आप बता सकते हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे डिफरेंट, ये तीन चीजें दी हुई है। मैं आपसे बोलूं गिलास की स्पीड में आपको दे रखी है, वाटर के अंदर स्पीड दे रखी है, गिलास के अंदर स्पीड दे रखी है। मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ लाइट, मैं कहता हूं वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, तो आप बता सकते हैं ना। गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, आप बता सकते हैं। लाइट की स्पीड पता हो मीडियम के अंदर, तो अब आप निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, देखना। तो ये इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए ये करेंगे कि गिलास के लिए कर रहे हैं ना, वाटर के लिए क्या होगा,
एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी डब्ल्यू। सी क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, वी डब्ल्यू क्या है 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये और ये कट जाएंगे, 3 डिवाइड बाई 2.25, 3 डिवाइड बाई 2.25 करोगे तो ये आएगा 1.33। ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई वाटर की। किसकी आ गई? वाटर की। तो अब आपने गिलास की वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, तो वो क्या होगी सी डिवाइड बाई वी गिलास, वी गिलास कह रहा हूं, सी क्या होगा, सी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, वी जी क्या है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, तो ये कटेंगे, 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 1.5। ये गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई है। मैंने पूछा क्या है, मैंने आपसे असल में पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास बताओ विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये चीज भी मैंने पूछी है। गिलास के मुकाबले में वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ये तो बता गए आप। तो ये भी आप बता सकते हैं, किस फार्मूले से बताएंगे, किस फार्मूले से बताएंगे, वो फार्मूला होगा ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले से बताएंगे, इस फार्मूले से, इस फार्मूले से। देखिए हमने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास वाटर विद रिस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको कैसे बात, ये यहां लिखा होता है ना, इसके लिहाज से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतानी होती है। ये होगा एन जी अवर एन डब्ल्यू। तो देखो ना, जब 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 था तो ऊपर n2 होता था ना, ये जहां होता था ये ऊपर होता था, जो इधर होता था वो नीचे होता था। यहां जो है उसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो तब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास हमने निकाली है 1.5 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है 1.3 है। इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा, डिवाइड करें इनको, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो अब अगर किसी मीडियम में वेवलेंथ दे रखी हो कि एक मीडियम में वेवलेंथ इतनी है और दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, तो आप दूसरे मीडियम के अंदर जाके उस मीडियम की उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी वो बताओ, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, तो ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो मतलब सही होगा इसके, ठीक है, नहीं तो पीछे जो लेक्चर है उसको भी सुनने तो काफ़ी होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।